नोएडा में सुबह सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक एक कॉल मिलाई गई। कॉल पर अगला व्यक्ति काफी ज्यादा घबराया हुआ था। कह रहा था, सर जल्दी आइए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। पुलिस ने पूछा, क्या हुआ, अच्छे से बताइए और अपनी लोकेशन दीजिए। लोकेशन देने के बाद बिना किसी देर के पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद जब पुलिस टीम मकान के अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा वाकई में हैरान करने वाला था। कमरे के अंदर एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसे देख के लग रहा था कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। वहीं सामने उस घर का मकान मालिक बुरी तरह से सहमा हुआ खड़ा था और कोने में दो युवक खड़े मिले। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है और फिर लड़की ने रोते हुए बताया कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। पुलिस ने पूछा, कौन है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तो लड़की ने मकान मालिक का नाम लिया। उस वक्त मकान मालिक वहीं पर मौजूद था और डर के मारे कांप रहा था। अब पुलिस कमरे का मुआयना करने लगी तो पुलिस को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि अगर लड़की के साथ जबरदस्ती हुई होती तो कमरा अस्त व्यस्त होता, लेकिन यहाँ पर कमरे में जबरदस्ती के कोई भी निशान नहीं थे। फर्नीचर अपनी जगह सही सलामत था और सबसे बड़ी बात, वहां मौजूद दो युवक बड़े ही आराम से खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमरे की जांच करने के बाद पुलिस ने सबसे पहले लड़की का बयान दर्ज किया। उसने बताया कि सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच मकान मालिक कमरे में घुसा और उसके साथ जबरदस्ती की। महिला का बयान एक तरफ दर्ज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जांच भी जारी थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू कर दी। अब सीसीटीवी कैमरे में जब पुलिस फुटेज चेक कर रही थी तब एक बड़ी अजीब बात सामने आई। फुटेज में साफ दिखा कि लड़की ने खुद मकान मालिक को अपने कमरे में बुलाया था और इतना ही नहीं, वो कमरे में उस वक्त अकेली भी नहीं थी, बल्कि घटना के समय उसकी सगी बहन भी वहां पर मौजूद थी। और इसके अलावा सीसीटीवी में यह भी दिखा कि अन्य किराएदार आना जाना कर रहे थे और इस फुटेज की वजह से पुलिस को लड़की की कहानी पर शक हुआ। लड़की ने बताया कि वो यहाँ अकेले रहती है, उसका नाम जहरा है और वो 19 साल की है। जब पुलिस ने उससे अकेले रहने की वजह पूछी तो लड़की ने कहा कि उसके पिता नहीं है और माँ के साथ झगड़ा चल रहा है। वहीं उस कमरे में मौजूद दोनों लड़कों के बारे में पूछा तो लड़की ने बताया कि वो उसका मुंह बोला भाई है, जिसमें एक का नाम बादल है और दूसरे का नाम प्रिंस है। पुलिस को अब लड़की के साथ साथ इन दोनों पर भी शक होने लगा और इसी शक की वजह से पुलिस ने कमरे में मौजूद दोनों युवकों का रिकॉर्ड खंगाला और जो चीज सामने आई उसने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि लड़की जहरा और उसके साथ मौजूद दोनों युवक, इनमें से जिसका नाम बादल था उसे बादल देड़ा उर्फ कालू सिंह भी कहा जाता है और वही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था। इन सभी ने मिलकर बिल्कुल इसी तरह से कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था। जांच में पता चला कि 38 साल का बादल देड़ा पहले से ही अपराधी था। उसके खिलाफ दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ के कई थानों में पहले से 12 मुकदमे दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस गिरोह का काम करने का तरीका बेहद शातिराना था। सबसे पहले ये लोग ऐसे मकान तलाशते थे जो किराए पर उपलब्ध हों। मकान लेने के बाद लड़की को किराएदार बनाकर वहां भेज दिया जाता था। इसके बाद लड़की कुछ ही दिनों में मकान मालिक या उसके परिवार के किसी सदस्य से नज़दीकियां बढ़ा देती थी। उनसे घंटों पर फोन पर बातें करती और फोन पर हो रही बातचीत को रिकॉर्ड भी कर लेती। इतना सब होने के बाद ये लोग अपना असली खेल शुरू करते। सबसे पहले लड़की किसी बहाने मकान मालिक को अपने कमरे में बुलाती थी, फिर चोरी छिपे उसका वीडियो बना लिया जाता था। कुछ ही देर में गिरोह के बाकी सदस्य वहां धमक पड़ते थे और मकान मालिक को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। कहते थे कि हमारे पास तुम्हारा वीडियो है, अगर जान बचानी है तो पैसे दो, नहीं तो जबरदस्ती का केस दर्ज कराएंगे। डर की वजह से अधिकतर लोग समझौता करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन जो मना करता था उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा दिया जाता था। जब पुलिस ने इस गिरोह की पिछली गतिविधियों की जांच की तो गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया। 2 नवंबर 2024 को इसी गिरोह ने वहां के एक मकान मालिक को फंसाया था। लड़की ने 8 दिन तक किराए पर रहने के बाद मकान मालिक के नाबालिग बेटे पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा दिया था। इस घटना के बाद 17 नवंबर को आरोपी पक्ष ने समझौता पत्र दाखिल कर दिया और कार्रवाई न करने की अपील की, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि समझौते के बदले मकान मालिक से 5.5 लाख रुपए ऐंठे गए थे। इतने ही नहीं, गिरोह ने पीड़ित से पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन 2.5 लाख में सौदा तय हुआ और पीड़ित ने 50,000 रुपए पहले ही दिए थे। इसके बाद जब बाकी रकम देने में देरी हुई तो गिरोह के सदस्यों ने 112 नंबर पर खुद पुलिस को कॉल किया था ताकि दबाव बनाया जा सके। इसके बाद जब इनकी जन्म कुंडली पुलिस के हाथ लगी तब पुलिस ने बादल देड़ा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पूरी साजिश कबूल कर ली।
इस गिरोह के दूसरे सदस्य प्रिंस और 19 वर्षीय लड़की जहरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को यह भी पता चला कि बादल और जहरा दोनों 10वीं फेल थे, जबकि प्रिंस बीए का छात्र था। गिरोह का टारगेट अमीर घरों के मालिक या उनके बेटे होते थे। मकान किराए पर लेने के बाद पहले दोस्ती, फिर जाल और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए मोटी रकम वसूली जाती थी। लेकिन इस बार पुलिस ने इनके जाल को पूरी तरह से तोड़ दिया। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से 40,000 रुपए की नकदी बरामद की। अब पुलिस इस गिरोह से जुड़े और भी मामलों की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना से एक सवाल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। ये गिरोह कब से काम कर रहा था? कितने लोग इनका शिकार बन चुके थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी ऐसे और गिरोह समाज में सक्रिय हैं? हनी ट्रैप के ऐसे मामले ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। इस केस ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आज के दौर में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ, लेकिन क्या समाज में ऐसे और भी गिरोह काम कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद अब भी बाकी है।